हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन। इट इज़ द चैप्टर 1 food supplying system. So food is needed by all living organisms mainly for growth and repair. Several organisms need food to maintain body temperature as well. A variety of substances are taken as food by every organism, from single cellular organisms like amoeba to complex multicellular organisms like the human body. Even within the human body, the cell require a wide variety of substances as food to carry out their functions. The mode of acquiring food varies from organism to organism. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि फूड हमें क्यों चाहिए। क्या एक सिंगल सेल है जैसे कि अमीबा जिसमें भी जान होती है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, और ह्यूमंस को क्यों खाना चाहिए? क्या हमारे ह्यूमंस के पास तो बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन अमीबा के पास तो सिर्फ एक ही सेल है, फिर भी क्या उसको फूड चाहिए? सो इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो फूड तो सबको चाहिए, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल। सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स को खाना एनर्जी के लिए चाहिए होता है, और एज वेल एज एनर्जी के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर के लिए भी चाहिए होता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी फूड चाहिए होता है। तो फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो। सो वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस आर टेकन एज फूड। जैसे कि आप सिर्फ चावल नहीं खाते या फिर सिर्फ रोटी नहीं खाते, यू नीड दाल ऑल्सो, यू नीड वेजिटेबल्स ऑल्सो, एंड यू नीड मीट ऑल्सो, राइट, and fish also. So you need a variety of food, right? So even within the human body, the cells require a wide variety of substances as food to carry out their functions. तो अमीबा क्या होता है, वो सिर्फ एक ही खाने के ऊपर डिपेंड नहीं होता, उसके पास बहुत वैरायटी के खाने होते हैं, राइट, जिसके ऊपर वो फीड करता है। वैसे ही हम ह्यूमंस भी बहुत सारे अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं। तो हमारे जो सेल है, हर सेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फूड चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर फूड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता, राइट। द मोड ऑफ एक्वायरिंग फूड वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म पे रहता है। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो सिंपल फूड खाएगा, राइट, एंड मल्टीसेलुलर जैसे ह्यूमंस है तो हम हर चीज़ खाते हैं, राइट। फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म फूड भी वेरी करता है। जैसे इफ़ यू टेक हैन क्या खाती है? ग्रेन्स खाती है, राइट, ग्रेन्स खाते हैं। हम ह्यूमंस क्या खाते हैं? हम हर चीज़ खाते हैं, राइट, हर चीज़ इन द सेंस जो खाने लायक होती है वो वाली चीज़, राइट। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड। तो हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से फूड लेता है। जैसे कि ऑटोट्रोफ्स जैसे प्लांट्स क्या करते हैं? ऑटोट्रोफ्स आर प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं? बेसिकली प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स भी फूड लेते हैं। तो प्लांट्स फूड अपना खुद बनाते हैं। दे गेट देयर फूड। हाउ डू दे गेट देयर फूड? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हर ऑर्गेनिज्म फूड नहीं बना सकता, ओनली ऐसे ऑर्गेनिजम्स फूड बना सकते हैं जिसके पास क्लोरोफिल होता है ना। जैसे कि प्लांट्स, तो सिर्फ क्या सिर्फ प्लांट्स ही फूड बना सकते हैं या कोई और ऑर्गेनिजम्स भी फूड बना सकते हैं? इस बारे में भी मैं चैप्टर में डिस्कस करूँगी, तो चैप्टर के एंड तक बने रहें, ओके। जितना हो सके हम उतना इस वीडियो में कवर करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो बाकी का पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो एक वीडियो ये पार्ट्स में होगी, लेकिन आपको हर छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स मिलेंगे इसमें। सो व्हाट आर हेटरोट्रोफ्स? हाउ डू हेटरोट्रोफ्स गेट द फूड? तो हेटरोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद ही से फोटोसिंथेसिस के मदद से नहीं बना सकते, ओके। उनको कोई और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होना रहता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, तो हम क्या करते हैं? फूड ऑटोट्रोफ्स से लेते हैं। ऑटोट्रोफ्स क्या है? प्लांट्स से लेते हैं, राइट, एनिमल्स भी, है ना। तो लेट अस स्टडी अबाउट ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक modes of nutrition and find out why most plants are called as autotrophs. तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि ऑटोट्रोफ्स क्या हैं, हेटरोट्रोफ्स क्या है, वो कैसे खाना लेते हैं, एंड क्यों ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ही ऑटोट्रोफ्स है, एनिमल्स ऑटोट्रोफ्स क्यों नहीं है ऑटोट्रोफ्स, है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली we know that autotrophs are the organisms capable of using light energy to synthesize chemical compounds. तो ऑटोट्रोफ्स क्या करते हैं? लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं एंड उससे केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ग्लूकोज।
जो प्लांट्स में ग्लूकोज जब स्टोर होता है तो क्या होता है, प्लांट्स क्या है बहुत सारा ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। तो प्लांट्स बहुत सारा ग्लूकोज बनाते हैं। जब वो ग्लूकोज बनाते हैं तो एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से मिलता है ना। फिर एक जब ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से मिलता है और ऐसी तीसरे ग्लूकोज से बहुत सारी ग्लूकोज इसे मिलके बनाते हैं एक प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं स्टार्च। तो जो प्लांट्स होते हैं वो स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं क्योंकि उनके पास ग्लूकोज बहुत होता है। और जब बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ मिल जाते हैं तो हमको ग्लूकोज नहीं बोल के स्टार्च बोलते हैं। एंड स्टार्च इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द प्लांट्स। तो ऐसे ही एनिमल्स भी वो क्या करते हैं, प्लांट से बहुत सारा ग्लूकोज लेते हैं, बेसिकली स्टार्च लेते हैं। तो उस स्टार्च को हम लोग किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ग्लूकोज को। एनिमल्स ग्लूकोज को कैसे स्टोर करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोजन। बहुत सारा ग्लूकोज एक दूसरे से मिलता है एंड बनाता है ग्लाइकोजन। किसके, एनिमल बॉडी में। हम ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में बहुत सारा ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन बनाता है। और वैसे ही प्लांट्स में बहुत सारा ग्लूकोज मिलके क्या बनाता है, स्टार्च। ठीक है, STARCH, स्टार्च बनाता है। ठीक है, तो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं, केमिकल कंपाउंड जैसे ग्लूकोज हो गया उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। दे एक्वायर न्यूट्रिएंट्स लाइक मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एज वेल एज गैसेस फ्रॉम द एयर। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट लेते हैं, सनलाइट फ्रॉम द सन एंड मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एज वेल एज सम गैसेस फ्रॉम द एयर। तो गैस कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं। और मिनरल सॉल्ट्स और वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। तो गाइस इसमें क्या बताना चाह रहा है, इसमें बताना चाह रहा है कि जो मिनरल सॉल्ट्स हैं, जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं और वाटर सॉइल से लेते हैं। क्या आपको कुछ रिलेट हुआ कि आप सपोज़ जब आप छोटे थे, अभी भी आप छोटे ही हो, तो आपके पास एक पॉट है एंड पॉट में बहुत सारा सॉइल है। सॉइल में प्लांट के जड़ हैं, रूट्स हैं, राइट। सॉइल में प्लांट का क्या है, रूट्स हैं, राइट, रूट्स हैं एंड लीव्स हैं, है ना। सपोज ये छोटा सा प्लांट है, तो जब आप देखते हैं जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो रूट्स सॉइल में होते हैं, है ना। रूट्स का क्या काम होता है, रूट्स का काम होता है वाटर को अब्जॉर्ब करना। रूट्स का क्या काम होता है, वाटर को अब्जॉर्ब करना, वाटर को अब्जॉर्ब करना। तो पानी आपको प्लांट के ऊपर डालना चाहिए या सॉइल में डालना चाहिए, सॉइल में डालना चाहिए क्योंकि प्लांट्स पानी कहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। इसलिए जो प्लांट होता है उसको पानी हमें सॉइल में डालना चाहिए क्योंकि उसके रूट्स अब्जॉर्ब करेंगे। अगर आप प्लांट के ऊपर डाल दोगे तो प्लांट वेट हो जाएगा एंड ज़्यादा वेट हो गया तो उसके ऊपर फंगस लग सकता है, फिर फंगस की वजह से वो प्लांट ख़राब हो सकता है, राइट। तो इसलिए आपको सॉइल में डालना चाहिए। They are capable of producing complex compounds like carbohydrates, proteins भी बना सकते हैं और lipids भी बना सकते हैं from very simple substances. Simple substance क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल, वाटर सिंपल एंड लाइट लेते हैं एंड प्लांट्स के पास होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ गॉड गिफ्टेड टू प्लांट्स, राइट, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो लाइट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सो हियर यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस लेते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी। उनके पास गॉड गिफ्टेड क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल की वजह से वो लाइट अब्जॉर्ब कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। हाँ, मिनरल्स क्या होते हैं बेसिकली, तो मिनरल्स होते हैं आपकी जैसे मिनरल्स क्या होते हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, है ना, सल्फ़र हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम तो प्लांट्स हाँ चाहिए होता है प्लांट्स को, एल्युमिनियम। तो ये सारे जो भी हैं मिनरल्स होते हैं, ये सॉल्ट के फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, तो इनको बोलते हैं मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। और प्लांट्स इसको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं एंड ये बहुत हेल्प करता है। जैसे कि जो आपका मैग्नीशियम है ये क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है।
So यहाँ पे I am discussing each and every point of this textbook. Okay, so subscribe to my channel and make sure to like and share. So they acquire nutrients like mineral salts and water from the soil and some gases from the air. So गैस एयर से लेते हैं क्योंकि हवा में बहुत सारे गैसेस होते हैं. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो यहाँ पे क्या क्या सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड. इसके परसेंटेज आपका होमवर्क है, ये फाइंड आउट करके आइए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनके परसेंटेज क्या हैं. ठीक है, कमेंट में बताइए कि इनके परसेंटेज क्या हैं. ओके, सो these compounds produced by autotrophic plants are utilized for producing energy, providing energy to most of the living organisms and all animals including human beings. तो सिर्फ प्लांट्स ये यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं जो एयर से मिलता है, और वाटर यूज़ करते हैं जो सॉइल से मिलता है, और जो सॉइल से मिनरल्स मिलते हैं वो यूज़ करते हैं, एंड उसके साथ साथ यूज़ करते हैं अपना लाइट, और लाइट को कैप्चर करने के लिए उनके पास होता है क्लोरोफिल. एंड यहाँ पे ये सिंपल सी चीज़ें यूज़ करके वो बनाते हैं ग्लूकोज. ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है. ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आप देखें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लेट्स राइट होता है डिफरेंट कलर C6H12O6. ठीक है, सो ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. तो ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज. तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखिए, वाटर का फॉर्मूला देखें. ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें है कि नहीं है ना. तो इसका मतलब प्लांट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करके ही ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं. तो एक सिंपल सी चीज़ से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया ग्लूकोज. सो ये कैपेबिलिटी सिर्फ प्लांट्स के पास ही होती है. दिस कैपेबिलिटी इज़ ओनली सीन इन प्लांट्स. इसलिए प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स. एंड थोड़े और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एल्गी होते हैं जो प्लांट्स की तरह खाना बना सकते हैं, राइट. बट एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते. इवन इफ़ वी डिपेंड ऑन एनिमल प्रोडक्ट वी वुड फाइंड दीज एनिमल्स डिपेंड ऑन दी प्लांट्स. तो अगर मैं बोलूँ आपको फॉर देयर फूड, ठीक है, ठीक है, तो एक जंगल में सपोज दिस इज़ अ फॉरेस्ट, सपोज दिस इज़ अ फॉरेस्ट. तो ये एक है जंगल, एंड जंगल में आप देख सकते हैं बहुत घना जंगल है. दिस इज़ द एक फील्ड जो कर लेती हूँ ग्रीन. सो ये है जंगल. तो दिस इज़ द जंगल एंड हियर आई विल ड्रॉ सम एनिमल्स. ओके, so here some animal is there. Suppose this is a lion. Suppose this is a lion. So is this lion capable of surviving in this jungle? क्या एक अकेला lion एक जंगल में रह सकता है? तो we'll say no. खाएगा क्या? फिर तो मर जाएगा, राइट. अगर अकेला है तो it will die. Suppose यहाँ पे एक गोट भी है, ठीक है, गोट भी है. तो क्या अब लॉयन जी सकता है? यस, ही कैन ईट द गोट एंड द लॉयन कैन सर्वाइव. ही कैन ईट द गोट एंड ही कैन सर्वाइव. ओके, इट्स पॉसिबल, राइट. और फिर गोट क्या खाएगा? गोट ये जो ग्रीन ग्रीन प्लांट है ना, इसको खाएगा, राइट. तो क्या अकेला शेर रह सकते हैं जंगल में? नो, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वो खाएगा क्या? He needs some food, right? So it is dependent on some animal. It can be goat, deer, or some animal. Okay, so that's why we say that एक अकेला जानवर नहीं रह सकता. Who is carnivorous? So tiger also needs plants. Lion also needs plants. Also needs plants. Also need plants. ठीक है, टाइगर को भी प्लांट चाहिए, लॉयन को भी प्लांट चाहिए. तो यहाँ पे मैं एक फूड साइकिल एक्सप्लेन करती हूँ. जो प्लांट्स होते हैं उनको कौन खाता है? प्लांट्स को खाते हैं प्लांट्स को खाते हैं सपोज रैबिट. प्लांट्स को खाते हैं रैबिट. रैबिट को कौन खाता है? सपोज रैबिट को खाता है कोई लॉयन या टाइगर, सपोज टाइगर.
तो ये हुआ फूड चेन, दिस इज कॉल्ड द फूड चेन। प्लांट को कौन खाया? रैबिट। रैबिट को कौन खाया? टाइगर। क्या टाइगर रैबिट के बिना जी सकता है? नहीं, बिकॉज टाइगर का खाना ही रैबिट है। रैबिट के अलावा कोई और जानवर भी हो सकता है, बट एक तो चाहिए। और ये रैबिट इंटर्न क्या खाता है? प्लांट्स। तो अगर फॉरेस्ट में प्लांट्स नहीं है तो कौन कौन मरेगा? तो कौन कौन मरेगा? रैबिट मरेगा। अगर सारे रैबिट्स मर गए, सारे एनिमल्स मर गए, तो टाइगर भी मर जाएगा, बिकॉज टाइगर का खाना ही रैबिट है ना। तो इसलिए सपोज मैं आपको एक कहानी एक्सप्लेन करती हूँ। एक जंगल है, सपोज जंगल में क्या है? जंगल में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सब्र रखें, समझे एक्सप्लेनेशन को। ओके, दिस इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग। सो ये है जंगल। तो यहाँ जंगल में आप देख सकते हैं, सो दिस इज़ द फॉरेस्ट। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फॉरेस्ट, एंड फॉरेस्ट में ये जो ग्रीन वाली चीज़ है वो प्लांट्स है, एंड यहाँ पे हैं बहुत सारे टाइगर्स कि टाइगर को ब्लैक में कर देते हैं। सो दिस इज़ अ सपोज लॉयन और टाइगर समथिंग। ओके, इसके पैर और ये होगी इसकी पूँछ। इतनी बड़ी पूँछ नहीं रहती बाय द वे। ओके, सो दिस इज़ अ लॉयन। तो ऐसे बहुत सारे लॉयंस हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारे रैबिट हैं। सपोज आई ड्रॉ अ रैबिट हियर। मान लेते हैं गाइस, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग एनिमल्स। ओके, सो ये हो गया। तो यहाँ पे है लॉयन एंड यहाँ पे है रैबिट्स। सपोज ये जंगल में कितने लॉयंस है? सपोज मान लेते हैं इस जंगल में 10 लॉयंस है। ओके, ओह शिट, कांट गेट दिस बैक। तो होता ऐसे है कि जो भी किंग्स होते हैं ना, किंग्स जो किंग लोग थे ना, वो क्या करते थे, उनका एक वहाँ वो टाइम पे एक वो था कि वो जितने ज़्यादा टाइगर्स को मारेंगे वो उतने अच्छे किंग रहेंगे, उतने पावरफुल किंग रहेंगे। ओके, तो वो जितने सारे टाइगर्स को किल करेंगे उतने अच्छे किंग रहेंगे। तो वो टाइम पे क्या हुआ कि जो किंग्स थे इजिप्ट के, ये बेसिकली हम इजिप्ट की एक थ्योरी बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे टाइगर्स को मार दिया, मतलब एक एक करके बहुत सारे टाइगर्स ख़त्म हो गए। एंड एक मोमेंट ऐसा आया जब वो जंगल के सारे टाइगर्स ख़त्म हो गए। तब सोच रहे फिर तो बहुत अच्छा है, पूरे टाइगर्स ख़त्म हो गए, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइगर्स ही थे तो वो सारे टाइगर्स ख़त्म हो गए। एंड अब जो भी रैबिट थे या फिर गोट था या जितने भी एनिमल्स थे, क्या हो गया, वो पूरे जितने भी एनिमल्स थे वो पूरे धीरे धीरे ज़्यादा हो गए। उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, राइट। अब उनकी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारा प्लांट्स को खाने लगे वो लोग, प्लांट्स को खाने लगे। एंड जब बहुत सारे प्लांट्स को खाने लगे तो धीरे धीरे प्लांट्स भी कम हो गए और एनिमल्स ज़्यादा हो गए। प्लांट्स कम हो गए, एनिमल्स ज़्यादा हो गए। तो प्लांट्स कम हो गए, एनिमल्स ज़्यादा हो गए। इतने सारे एनिमल्स हो गए कि वो प्लांट्स को खाते जा रहे थे, प्लांट्स को बड़े होने का चांस ही नहीं दे रहे थे। तो धीरे धीरे पूरे प्लांट्स ख़त्म हो गए। अब प्लांट्स ख़त्म हो गए तो एनिमल्स खाएंगे क्या? धीरे धीरे एनिमल्स मरना शुरू हो गए, धीरे धीरे एनिमल्स क्या हो गए, मर गए। इस तरह से क्या हुआ, डेजर्ट बन गया। इस तरह से डेजर्ट बन गया। अब ये एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल में नहीं हुआ, बहुत सारे सालों में इस तरह से डेजर्ट बन गया। तो इसका इम्पोर्टेंस सबको पता चलता है कि प्लांट्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो खाना बनाते हैं। एंड अगर टाइगर को भी ज़िंदा रहना है तो उसको प्लांट चाहिए। वो डायरेक्टली प्लांट को नहीं खाएगा, बट प्लांट को जो खाता है ना उसको टाइगर खा लेता है, राइट। तो इस तरह से होता है। बट प्लांट्स खाना बनाते कैसे हैं, तो ये है हमारा प्रॉब्लम। तो हम ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस चैप्टर में हमें मिलेगा कि प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं। साइंटिस्ट हैव बीन वर्किंग फॉर सेंचुरीज टू फाइंड आउट हाउ प्लांट्स कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो साइंटिस्ट बहुत सालों से, सेंचुरी से, 100 साल हो जाते हैं ना, 100 ईयर्स, तो उसको हम सेंचुरी बोलते हैं।
तो 100 सालों तक प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे कि प्लांट्स जिंदा कैसे रहते हैं। We know that among all plants, all life processes, the process of photosynthesis makes plants the universal food providers for all living organisms. तो आपको सवाल आता है कि यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर्स क्या है। तो आप जितने भी लाइफ प्रोसेसेस देखेंगे ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है प्लांट्स में, दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस की वजह से हम प्लांट्स को बोलते हैं यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर्स। पूरी दुनिया में खाना देने वाले होते हैं प्लांट्स, चाहे वो टाइगर हो, उनको भी जो प्लांट्स के ज़रिए ही आ रहा है। कैसे? प्लांट्स को एनिमल खा रहा है, एनिमल को फिर टाइगर खा रहा है। तो प्लांट्स को हम बोलेंगे यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर्स। तो आप भी जो प्लांट्स खाते हो, टमाटो, चिलीज, स्पिनच एंड लेडीज फिंगर एंड वगैरह वगैरह, जितने भी पोटैटोस एंड ऑल, जितने भी प्लांट्स हैं ना, वो सब से आपको खाना मिल रहा है। अब जो चिकन खाते हैं, चिकन क्या खाती है? ग्रेन्स। हैन क्या खाती है? ग्रेन्स। अब जो ग्रेन्स खाती है ना, वो ग्रेन्स भी प्लांट्स हैं, फिर वो ग्रेन्स चिकन खाती है, चिकन को फिर आप ह्यूमन खा लेते हो, राइट। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे एनिमल्स जिंदा है बिकॉज ऑफ दी प्लांट्स। तो प्लांट्स आर कॉल्ड द यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर्स। So you have studied something about photosynthesis in your earlier classes. तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग ऑलरेडी समथिंग और इन योर अर्लियर क्लासेस में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। और अगर आप भूल गए तो यू आर एट द राइट प्लेस। मैं हर चीज़ डिटेल से समझाऊंगी फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बेसिक्स। सो वॉन हेलमोंट जो होते हैं एंड अदर साइंटिस्ट जो थे, वो बिलीव करते थे कि प्लांट्स गेट देयर फूड मटेरियल्स नॉट ओनली फ्रॉम सॉइल बट ऑल्सो फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। सिर्फ सॉइल से नहीं, सिर्फ ज़मीन से नहीं, सिर्फ मिट्टी से नहीं, बल्कि अदर दूसरे सोर्सेस भी हैं जहाँ से उनको फूड मटेरियल मिलता है। कैन यू नेम सम रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस? क्या आप बता सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स थोड़े जिससे आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हो, जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? तो आपने बताया कि जो सॉइल से मिलता है दैट इज द वाटर एंड मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सॉइल। तो जो वॉन हेलमोंट थे एंड जो अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने ऐसा लगा कि सारे जो भी है फूड मटेरियल जो प्लांट लेता है वो सॉइल से ही आता है। बट बाद में हमें बहुत सारे साइंटिस्ट से पता चला कि प्लांट्स सन से भी अपनी एनर्जी लेते हैं एंड एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। तो रॉ मटेरियल्स की बात हमने कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल सॉल्ट्स हो गए एंड क्या हो गया? सनलाइट। What could be the end product of the process of photosynthesis? End product क्या है? फोटोसिंथेसिस, ये तो रॉ मटेरियल्स है। रॉ मटेरियल्स मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट्स को खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, जो सामान चाहिए होता है, दैट इज़ द रॉ मटेरियल्स। एंड प्रोडक्ट क्या है? एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, जो ग्लूकोज है फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट हो गया, तो ये सब एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के। लेट अस स्टडी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल बिल्ड अप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक वंस यूजिंग सनलाइट एज एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा ना, तो आप ये डेफिनेशन बताना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। और इसमें थोड़े और पॉइंट्स ऐड करना, मैं आगे लेक्चर में बताऊंगी कि आपको परफेक्ट डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस का कैसे बनाना है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिले, फुल से भी ज़्यादा मिले। ओके, सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कंटेनिंग द ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल, build up complex organic molecules from simple inorganic ones using sunlight as an energy source। तो सनलाइट यूज़ करके जो क्लोरोफिल है उसकी मदद से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो भी एकदम सिंपल चीज़ों से, ठीक है। अब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है
जहाँ पे सेवरल रिएक्शंस होते हैं एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स क्या बनते हैं सब हम डिटेल में देखेंगे। साइंटिस्ट हैड ट्राइड टू फॉर्मुलेट अ सिंपल इक्वेशन टू इंडिकेट फोटोसिंथेसिस ओवर 200 ईयर्स। 200 साल तक उन्होंने फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बनाना सोचा कि एक सिंप्लीफाइड वे में वी कैन डू इट। Equation that is used widely is formulated and proposed by C.V. Van Neely 1931। ठीक है, तो 200 ईयर्स से ये लोग फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन ही ढूंढ रहे हैं। द इक्वेशन दैट इज वाइडली यूज्ड एंड फॉर्मुलेटेड एंड प्रपोज्ड बाय वैन नील। तो आपको क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन किसने बताया था? तो फोटोसिंथेसिस बताया था वैन नील ने, ठीक है, 1931। His opinion was for each molecule of carbohydrate from one molecule of water, one molecule of oxygen is produced। एक molecule of water तो एक molecule of oxygen बनेगा। एक molecule, सुनो यहाँ पे क्या है कि each molecule of carbohydrates from one molecule of water and one molecule of oxygen is produced। तो एक कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए सपोज दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, सिंप्लीफाइड इक्वेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, कैसे आया मैं वो भी बताऊंगी। तो फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। तो अगर आप एक मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो for each molecule of carbohydrate from one molecule of water and one molecule of oxygen is produced। तो अगर एक molecule of carbohydrate बनता है, अगर एक कार्बोहाइड्रेट बनता है तो एक वाटर भी बनेगा, एक ऑक्सीजन भी बनेगा। Though photosynthesis is a very complex process, we use the following simple equation। ये simple equation यूज करते हैं। Okay, so here you can see that यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है 2 मॉलिक्यूल्स, फिर एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यू कैन गेट। सो इफ हियर यू कैन सी ग्लूकोज को हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है वो। तो यहाँ पे C6H12O6, अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। दिस इज C1H2NO1। तो मैं 1 1 को सिर्फ ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, सो दिस इज द सिंप्लीफाइड इक्वेशन। सो व्हाट वुड बी द रिएक्शन टू शो दैट ग्लूकोज इज बीइंग सिंथेसाइज्ड? राइट डाउन अ बैलेंस्ड इक्वेशन टू शो दिस। तो ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, अब हमको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप? तो देख सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे भी एक कार्बन रहना चाहिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 और ये 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है, 4 4, तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। तो आपको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, ये साइड और ये साइड, तो ये साइड कार्बन एक ही दिख रहा है, एक, ये साइड कार्बन एक ही दिख रहा है, एक, ये साइड ऑक्सीजन, सो हियर यू कैन सी। ओके, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ये हो गया और यहाँ पे आपको एक दिख रहा है लेकिन इसके सामने 2 है, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। और ये साइड भी 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गए। वाटर देखते हैं, वाटर 10 है, हाइड्रोजन देख लो। ओके, यहाँ पे 2 2 4 हो गए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, और यहाँ पे 2 और ये 2 4, तो ये हो गया एक बैलेंस्ड शॉर्ट इक्वेशन, सिंप्लीफाइड इक्वेशन। ओके नाउ, ठीक है, एग्री। तो ये हो गया एक सिंप्लीफाइड बैलेंस्ड इक्वेशन ही है। तो एक और फॉर्म में इक्वेशन आप जैसे ये C6H12O6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो किस तरह लिख सकते हैं, तो इसको लिख दो C6H12O6 और यहाँ पे वाटर, यहाँ पे ऑक्सीजन।
और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे वाटर। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 6 लगा देते हैं। कार्बन बराबर हो गए। ये साइड भी हम क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन डाल देते हैं बीच में। यहाँ पे लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लिखते हैं वाटर। यहाँ पे C6H12O6, यहाँ पे वाटर पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन 6 है, तो यहाँ पे भी 6 कार्बन। अब कार्बन बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन देखते हैं। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 6 × 2 12। यहाँ पे 13, यहाँ पे 6 7 8 9 इंच है। तो ऑक्सीजन आपको बढ़ाना पड़ेगा, राइट, बढ़ाना पड़ेगा। एक बार वाटर भी चेक कर लेते हैं। H2 हाइड्रोजन चेक करते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पे और 2 लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गए 2 ऑक्सीजन, 6 और 12 13 14 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 6 7 8 9 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 9 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे है कितने, 12 13 14। मुझे और ऑक्सीजन बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। अब क्या होता है, 3 2 6 12 13 14 ऑक्सीजन हो गए ना। यहाँ पे 12 13 14, तो ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। ये 3 2 6 7, एक सेकेंड, 6 12 13 ऑक्सीजन है। ये 6 और 12 13 14 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो ये बैलेंस नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 के अलावा, अगर मैं यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे मैं 3 कर दूँ तो 3 2 6, यहाँ पे 4 है, 2 2 4 5 6,